नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम इतिहास में महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट होगा और उधर कई राजा आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक की। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो कौन था बच्चों? मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था बच्चों? 345 ईसा पूर्व में। अच्छा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। कौन सी उपाधि? सेंड्रोकोटस की, जिसकी पहचान विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगर प्रश्न आए कि सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो जस्टिन ने कहा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त कृत मुद्रा आरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया और वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्मा हुआ। अच्छा, घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। देखिए, आप लोगों की कहानी पता होगी, जब चाणक्य जो थे वो घनानंद से पराजित होकर के, अपमानित होकर जब वापस लौट रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक जंगल में खेल रहा था। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखा तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस तरीके से चंद्रगुप्त जो हैं वो राजा बन जाते हैं। जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, कौन? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? देखो, कहने के लिए अर्थशास्त्र क्या है, एक अर्थशास्त्र विषय बन जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र एक रचना है जो चाणक्य ने की और उसमें राजनीति से संबंधित नियम लिखे। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बात की जाए तो चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? ये फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। यानी श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ये भी फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। अब सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपनी पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी कर दी थी। और क्या हुआ? युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली? एक जैनी गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, और बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये जो सेल्यूकस निकेटर था ये राजदूत था, ठीक है, और कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करता था। उसके बाद में चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन है? वो है बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला। और जो बिंदुसार जो है वो किसका आजीवक था? बिंदुसार जो था वो क्या नाम, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया, ठीक है। वायु पुराण जो है उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया, या बारिसार, कभी कभी बारिसार भी लिख के आ जाता है। स्ट्रौबे एक इतिहासकार थे, स्ट्रौबे। तो स्ट्रौबे के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। कौन सा राजदूत भेजा था? डाइमेकस। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। पहले कौन था? मेगास्थनीज था उसके दरबार में, लेकिन उसके बाद में कौन? डाइमेकस। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंगसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला कहाँ स्थित थी? सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। देखिए ये जो सिंधु नदी जो है ये बहुत लंबी है, लमसम 2900 किलोमीटर की लंबाई है, और इसकी सहायक नदी है झेलम। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम और अशोक इनके पुत्र थे बिंदुसार के। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। हुआ क्या? इन्होंने दार्शनिक तो नहीं भेजा, लेकिन मदिरा, सूखे अंजीर भेज दिए। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्यों का विजेता बताया। बात करें अशोक की। अब अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक का पुत्र कौन, वो क्या नाम, बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। अशोक वर्धन किस में कहा जाता है? पुराणों में। कहाँ कहा जाता है? पुराणों में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यही जो कलिंग का युद्ध जो है अशोक को बहुत प्रभावित किया था।
उसी के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसिस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को किसकी शिक्षा दी? बौद्ध धर्म की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। यही 4 गुफाएं थीं जो अशोक ने आजीविकों के लिए बनाई थी। अशोक के पुत्र ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा प्रदान की थी? नागार्जुन। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अगला नोट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल गोसल ने की थी। किसने की थी? मक्खल गोसल ने। और अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक की माता का नाम जो था वो शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। यानी पत्थरों पर लिखने का जो प्रचलन है वो किसने किया? अशोक ने ही किया। अशोक जो था वो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी उल्टी। हम लोग हिंदी अंग्रेजी किधर से लिखते हैं, मतलब ये लिपि जो वाली है किधर से लिखते हैं? बाएं से दाईं की तरफ। लेकिन खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फ़ॉन्थेलर ने की थी। इनकी संख्या यानी शिलालेख की खोज जो है वो 1750 में की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहा गया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बुद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में बौद्ध विद्वान वसुमती की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क, बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता काल स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ठीक है।
जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यानी जो कनिष्क का राजवेद कौन था? वो चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। देखिए, भारत का जो आइंस्टीन है वो उसको किसको कहा जाता है? नागार्जुन की। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। किससे ली थी? चीनियों से। उसके बाद में कौन आए? पहलव आए। कुषाणों के बाद में कौन आया? क्यों? पहलव आए, जो युची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़भिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो इस तरीके से हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं समाप्त होते हैं। और भी कई फैक्ट हैं, बहुत से फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए यहीं पर समापन करते हैं।